मॉर्निंग, दिस इज शिवांगी श्रीवास्तव फ्रॉम लखनऊ। हम आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। आज एक इंट्रो कर लेते हैं आप सबसे, ताकि आप सबको भी पता हो कि आपका ड्यूरिंग सेशन हम क्या करने वाले हैं, क्या चलाने वाले हैं आपके लिए। देखो, अगर हम एक नॉर्मल स्टैट्स की बात करें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक इट्स क्वाइट टफ, सबको टफ लगता है क्योंकि देखो ये गेट के पर्पज़ से अगर देखो तो ये ज़्यादा आता है, नेट में थोड़ा सा कम आता है बट आता तो है, इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत सॉलिड चीज़ बताऊँ, स्टैटिस्टिक्स टफ क्यों लगता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें ना जो वर्डिंग्स होते हैं इनके क्वेश्चंस के ना, आप एक एक वर्डिंग्स को पकड़ो। जब आप एक एक वर्डिंग्स को पकड़ोगे, फिर आप वहाँ पे काम करोगे ना, देन आपको लगेगा कि हाँ चल के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आपको इश्यू होती है क्योंकि आप ना उसके वर्डिंग्स पे नहीं जाते। एग्ज़ाम में सारे के सारे वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी होते हैं तो बिल्कुल फटाफट वो करते चले जाते हैं। अब देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, ये सब आपको भी पता होगा कि स्टैट्स एक बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है ना। इसमें मतलब देखो टाइम तो लगता है अच्छा खासा, अगर इसको सही तरीके से जाओ, बिल्कुल गो थ्रू करो पूरी की पूरी स्टैट्स को, तो टाइम तो यार देखो अच्छा खासा लगता है। बट लेटर ऑन इतना ना टाइम है हम लोगों के पास, न इतना कुछ है, क्योंकि देखो नवंबर दिसंबर में होपफुली पेपर हो जा रहे हैं सबके, ठीक है। तो अब इस बार तो समझ सकते हैं कि गोल्डन चांस है, क्योंकि नेट के पेपर में जून वाला तो डिले हो चुका है, तो मे बी पॉसिबल कि एक नवंबर में एक दिसंबर में हो। अब क्योंकि हमको नवंबर दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस खींचना है, तो अगर एक ही पेपर में इतना टाइम लगा देंगे तो कैसे जाएंगे, है ना। होपफुली कि आप भी समझ सकते हो उस चीज़ को। हाँ, तो हम काम हम ये करते हैं कि हम स्टार्ट्स को अप्रॉक्सली लेके चलते हैं कि हम इसको अप्रॉक्सली 15 डेज़ 12 to 15 डेज़ में हम आपकी पूरी की पूरी स्टार्ट्स कवर अप कर देंगे, ठीक है। अब 12 to 15 डेज़ में रोज़ हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे स्टार्ट्स का, ठीक। देखो, हमारी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको स्टैटिस्टिक्स आएगी। ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब हम एक चीज़ आपको समझाते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे किस वे में, इतने ड्यूरेशंस पे हम आपको पढ़ाएंगे किस वे में। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना आपके माइंड में कि जैसे मतलब ऐसे कोई रैंडम चला आ रहा है पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। देखो यार, नॉलेज मस्ट होनी चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे के पास हो या आपके बड़े के पास हो, इट डजेंट मैटर कि सामने वाला आपको अगर दे रहा है तो आप लेने की कोशिश करो, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो अपने अंदर। दैट इज़ द फिजिक्स, और आपको करना पड़ता है ये चीज़, क्योंकि आपको आगे ग्रो करना है, ठीक है। अच्छा, मेरी ना यार थोड़ी सी ना इंग्लिश वीक हो रखी है, दैट्स वाई हम हिंदी में ज़्यादा बोल रहे हैं। और आप समझ सकते हो ना कि अगर मैं अपनी रियल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, देन हम आपसे आराम से बात कर सकते हैं एंड हम आपको वो डिलीवर कर सकते हैं जो हम आपको डिलीवर करना चाहेंगे। अगर मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करूँ या फिर मैं इंग्लिश में बात करूँ, सब कुछ करूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉइंट हम कहीं ना कहीं अटकेंगे। दैट्स वाई यार हम इतने आराम से पढ़ा रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट कर दो मेरे साथ, ठीक है। एंड देखो, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ड्यूरिंग इतने दिन तक 12-15 दिन तक, ठीक, हम आपको जो स्टैट्स पढ़ाएंगे, देखो ना हम आपको नोट्स लिखवा रहे हैं, ठीक है, न हम आपको नोट्स लिखवाएंगे, न हम आपको लंबे लंबे डेरिवेशंस लिखवाएंगे, न हम आपका टाइम बर्बाद करेंगे। देखो, जिस एज में हम लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि यार अगर गूगल पे जाके आप सर्च करो ना, तो भर भर के आपको नोट्स मिलेंगे, सारे के सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं आराम से, बिल्कुल डजेंट मैटर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे सारे भरे पड़े हैं। बुक्स मैंने आपको टेलीग्राम सेशन में प्रोवाइड कर दी है। देन अगर अब हम आपको इतने सारे नोट्स लिखवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, देन इट्स क्वाइट टफ यार कि मैं 15 डेज़ में स्टैट्स कवर कर लूँ आपका, है ना। पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अब देखो, हम आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे बिल्कुल एज लाइक अ स्टोरी, यस, एज लाइक अ स्टोरी। अब आप कहोगे कि स्टैटिस्टिक्स इतना, एक तो पहले इतना खतरनाक वाला सब्जेक्ट है, उसमें से भी ये आई है और ये बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है उसका,
हैं, मेरे को स्टोरी बना के पढ़ाएंगी, देन गाइस प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन ओनली इट्स फॉर 12 to 15 डेज। इसके बाद आप खुद कहोगे कि आपको स्टैटिस्टिक्स आती है, डेफिनेटली आप कहोगे कि आपको स्टैट्स आती है। देखो कोई भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा खींच के पढ़ो ना, देन वो टफ लगने ही लगेगी। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको अपने अपने व्यू में तोड़ दो ना, थोड़े थोड़े से पार्ट्स में तोड़ो उसको, और एक आसान वे में लेके चलो ना। हर कुछ को इतना बवाल क्यों लेके चलना है? फिज़िक्स आपको मैं बताऊँ बहुत इजी चीज़ है, कुछ नहीं है, बट उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिस तरीके से आपके सामने रखा जाता है, वो इतना ज़्यादा ब्रॉड हो चुका होता है कि पल्ले नहीं पड़ता है ना। दैट्स वाई हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम उठा लेंगे पेन, वो तो ठीक है, बट वैसे हम आपको एक स्टोरी की तरह आपके सामने स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बताएंगे क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। नोट्स मुझे लगता है कि इस स्टेज पे जहाँ के सारे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके पास होगा, बट लेटर ऑन जिसके पास नोट्स नहीं होगा प्लीज़ मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देगा और हम उसको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप आराम से पढ़ लेना उसको, क्योंकि हम उसी के थ्रू चलेंगे। एंड जो भी आपको नहीं आएगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, 24/7। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी होंगे, आप टेलीग्राम सेशन पे डालो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको वो जवाब देंगे। नहीं देंगे तो हम लोग बैठे हैं जवाब देने के लिए। डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। प्लीज़ थोड़ा सा ना आपका प्रैक्टिस चाहिए, प्लीज़ आप प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब देखो चलो अब स्टार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। स्टैट्स से पहले हम आपको कुछ इंट्रो देते हैं स्टैट्स, जैसे थर्मल पे बात करें, थर्मोडायनेमिक्स। देखो मेरी बात समझिए, अगर थर्मोडायनेमिक्स आ चुकी थी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, जिसको हम कह सकते हैं कि वो 17th या 18th सेंचुरीज़ में आई, ठीक। जब थर्मोडायनेमिक आ चुकी थी तो फिर हमें स्टैट्स की क्या नीड पड़ी? क्यों हम इतना रायता फैलाएं, हम इतना तामझाम फैलाएं, है ना। देखो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं नॉर्मल एक स्टेटमेंट पास करूँ, दैट इज़ थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल्स, गलत तो नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल्स। अब देखो थर्मोडायनेमिक में क्या क्या करते हैं हम, सिस्टम होता है, ठीक है। अब सिस्टम के बारे में हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, बट थर्मोडायनेमिक के बारे में मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, थर्मोडायनेमिक जैसे ना बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात होती है, ध्यान देना मेरी बात को, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं। पिछले ज़माने में कुछ जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए ऐसे ही लॉ दे दिए, सडन एक स्टेटमेंट पास कर दिया जो उस पर फिट बैठ रहा हो, ठीक है, जो कई सारे सिस्टम्स पे फिट बैठ रहा था। अब उस स्टेटमेंट को ही आगे जा कर के हम एज ए लॉ कंसीडर कर लिए, उसके कोई भी एक्सपेरिमेंटली एविडेंसेस कह लो या चीज़ें, मतलब उनको प्रूव करने के लिए नहीं है कि वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हमारे सिस्टम में फिट हो रही हैं, हमने उसको स्टेटमेंट पास कर दिया। अच्छा, अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेरी बात समझना, जैसे जैसे आप फिजिक्स को आगे आगे पढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में ग्रो अप करोगे, आगे तक जाओगे, आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में जैसे एटॉमिक का पार्ट ले लो, न्यूक्लियर का पार्ट ले लो, है ना, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में एज ए लॉ ऐसे ही रैंडम स्टेटमेंट पास कर दिया गया, उसके कोई एविडेंस नहीं थे, जहाँ पे वो अटक रहे थे अपने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे, वहाँ से उनको निकलने के लिए उन्होंने एक ऐसी एज एक उन्होंने लॉ पास कर दिया, ठीक। अब उस लॉ को आगे जा कर के किसी ने प्रूफ करा, दैट इज़ द फिजिक्स। नेचर जो हमको देता है हम उसको प्रूव कर देते हैं उठा करके,
यही फिजिक्स में चल रहा है, ठीक है। तो थर्मल का भी आप समझ सकते हो कि उसमें कुछ लॉज दिए, ठीक है, उसको उठा करके आगे जाके प्रूव कर दिया, या कुछ साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट पास कर दिए, वो हमारे लॉ बन गए, ठीक। बट अब हमारे पास एक कंडीशन थी कि हम सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम उसके अंदर डीप में नहीं जा रहे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो हमें नहीं पता, हम बस उसके ऊपरी पार्ट को देख रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। फिर कंडीशन आई कि भाई हम उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल में जा कर के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम गए, देन हमारी वहाँ पे एक थ्योरी डिफाइन हुई, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मुझे लगता है कि होपफुली आप सब इस नाम से फेमिलियर हो गए, आपको पता होगा कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे हम सिस्टम के को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में भी हम सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सिस्टम गैसेस पे हम सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हम सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई जब दोनों में ही हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो फिर दूसरे की नीड क्या थी, एक ही काफ़ी था, है ना। ये सब ला करके फिजिक्स में इतना फैलाने की क्या ज़रूरत थी, पॉइंट है। अच्छा, अब देखो, काइनेटिक थ्योरी में और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। दोनों की अगर हम बात करें तो इन काइनेटिक थ्योरी सिस्टम में भी और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन उसमें होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स में भी है और यही थ्योरी काइनेटिक में भी है। अब इन दोनों में जो एक बेसिक सा डिफरेंस है वो हम आपको बताते हैं। इन जो दोनों में बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बात करते हैं तो एक सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, देखो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, मान लो एक मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक, उस बॉक्स में ढेर सारे रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस, ठीक है, वो बिल्कुल ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। अब आप कहोगे ब्राउनियन मोशन मतलब यहाँ वहाँ रैंडमली वो कहीं भी जा रहे हैं, उनका ना कोई पाथ डिसाइडेड है ना कुछ, वो कहीं भी जा रहे हैं मगर उस सिस्टम के अंदर है, ठीक है, उनसे वो बाहर नहीं जा पा रहे। अब देखो, जब वो अंदर बाहर जा रहे हैं, इस सिस्टम को अगर हम बिल्कुल अंदर जाके स्टडी करें, एक एक पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करें, ठीक है। अब उस सिस्टम के एक पार्टिकल को मैं पकड़ूं, अब वो यहाँ गया, वो वहाँ गया, वो वहाँ गया, वो वहाँ गया, उसके सिस्टम को मैं उठाऊं, ठीक है, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पर पार्टिकल की स्टडी करते हैं, मेरी बात समझना, पर पार्टिकल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करते हैं। मगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में क्या करते हैं, हम पार्टिकल्स का, जैसे कुछ पार्टिकल्स के ना एवरेज मोशन पे स्टडी करते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर हर पार्टिकल पे नहीं जाते। जैसे देखो, अब एक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ वो हर जगह मूव कर रहे हैं। देन हम वहाँ पे काम क्या करते हैं, जैसे हम उन मॉलिक्यूल्स के मोशन का, उनके पाथ का एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, हम उनका एवरेज निकालते हैं और हम जो स्टडी करते हैं वो एवरेज पे स्टडी करते हैं, हम उसके पे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम चलते हैं उनके एवरेज को कंसीडर करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। अब देखो, अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हम काइनेटिक थ्योरी से हम पढ़ते हैं, किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, देन वहाँ पर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स पकड़ रहे हैं, ठीक। अब हम इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ें, फिर हम उसकी स्टडी करें, फिर उसके बारे में पढ़ें, आपको नहीं लगता कि बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। भाई किसके पास टाइम है इतना एक एक पार्टिकल को पकड़ के स्टडी करता फिरेगा? इतने में तो पूरी की पूरी पीएचडी हो जाएगी,
एक सिस्टम को ही स्टडी करने में, है ना। और उसके जो इक्वेशंस वगैरह आएंगे वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। पॉइंट है। देख, अब इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को उठाते हैं, उसमें हम एवरेज स्टडी करते हैं सारे पार्टिकल्स की। अब मेरी बात समझना, स्टैटिस्टिकल्स को भी दो भाग में बांटा गया, एक क्लासिकल, एक क्वांटम मैकेनिक। देखो, अब समझ सकते हैं कि क्लासिकल में क्या हो रहा होगा, क्वांटम में क्या हो रहा होगा। मैं आपको इतना बताऊं, क्लासिकल पार्टिकल्स की ट्रीटमेंट हम क्लासिकली करते हैं और क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की ट्रीटमेंट हम क्वांटम मैकेनिकली करते हैं, ठीक है। आप इतना तो मुझे लगता है समझ सकते हो कि क्वांटम और क्लासिकल अगर पार्टिकल्स अलग अलग हुए हैं तो उनके अंदर उनमें क्या डिफरेंस होगा, तो उनको क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली रखा गया है, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा, होपफुली देन हैव पेशेंस गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको आगे चीज़ें हर एक चीज़ क्लियर होगी, हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके लेके चलेंगे, सब कुछ आपको क्लियर करके लेके चलेंगे, आपका बिल्कुल बेसिक से उठा करके हम आपको ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ज़रूर स्टैट्स आएगी, डेफिनेटली आपको आएंगे स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, अब इतना तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसको भी हम नॉर्मल वे में आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखो, आई थिंक मुझे लगता है आपको दिख रहा हो, ठीक है। देखो, इतनी चीज़ें देखो, थर्मल स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। अब इसको हमने दो भाग में काटा, एक माइक्रोस्कोपिक, एक माइक्रो पार्ट, एक मैक्रोस्कोपिक। मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल। आ जाओ भैया, अपने हाथ रखते हैं पेन पेपर पे। देखो, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको जो बताया थर्मल स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। थर्मल स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें हम इसको दो पार्ट में काटते हैं। देख, पहला पार्ट माइक्रोस्कोपिक, ठीक, और दूसरा पार्ट हम डालते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक। अब मैक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो ये कटा थर्मल में, थर्मोडायनामिक कह देते हैं भाई, पूरी चीज़ है, शॉर्ट क्यों जाए, ठीक है। और ये हुआ इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक, ठीक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में, ठीक। यहाँ होता है, यहाँ नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अगर हम आएँ तो इसको हम बांटते हैं दो पार्ट में। एक हमारा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, और एक हमारा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, ठीक है। इसको भी हमने दो पार्ट में काटा, एक क्लासिकल, ठीक, जहाँ पे हम क्लासिकल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक हमने काटा क्वांटम, ठीक है, जहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा सबको। चलो, देखो, अब इतना तो मैंने आपको डिराइव कर दिया चीज़ें वहाँ पे किस तरीके से चल रही होंगी, है ना। मतलब जैसे क्लासिकली, क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, इट्स क्लियर। अब बात इस चीज़ पे आती है कि अगर मैंने क्लासिकल ट्रीटमेंट बोला, देन वहाँ पे बोल्ट्जमान, गिब्स और एम्बीस्टैट्स ये सारा लगेगा, ठीक है। अगर हम क्वांटम ट्रीटमेंट के बारे में कह रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन होती हैं,
वो दो पार्ट्स में जाता है, एक बोस पार्टिकल्स, एक फर्मी पार्टिकल्स। ठीक है, इसको दिया किसने? एक तो अपने बोस साहब ने दिया है। ठीक है, वैसे आपको खुश होना चाहिए, हमारे इंडियन साइंटिस्ट बोस साहब के नाम पर पूरे आधे पार्टिकल्स हैं। वी आर प्राउड टू बी फॉर दिस, है ना। देखो, बोस पार्टिकल जिनकी स्पिन कह सकते हैं हम, जिनकी इंटीग्रल स्पिन 0, 1 ये सब है। ठीक है, और फर्मी पार्टिकल्स जिसके हम कह सकते हैं कि फर्मी पार्टिकल्स की जो हाफ और इंटीग्रल, देखो मेरी बात समझना, बहुत लोग इस चीज़ को गलती करते हैं बोलने में, वो हाफ इंटीग्रल स्पिन कह देते हैं। ऐसा नहीं होता है, फर्मी पार्टिकल्स हाफ और इंटीग्रल स्पिन को कहे जाते हैं। ठीक है, उसको फर्मी पार्टिकल्स आप कहोगे, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, दैट इज फर्मी पार्टिकल्स। ठीक, मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक समझ आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। देन अब मैंने आपको जितना बताया, इन सब का हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इतने देर से हम आपको क्या रामायण पढ़ा रहे थे। ठीक है, देख मेरी बात सुनो, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स थी। ठीक है, अब चूँकि थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उस पे से फिर हमको माइक्रोस्कोपिक पे आना पड़ा, नीचे आना पड़ा, और उस सिस्टम के इंटरनली जाके देखना पड़ा कि उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे सिस्टम कैसे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे हमने हेल्प लिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। इसका मतलब है हम एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर के बारे में जानते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से, कह सकते हैं। या फिर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को पढ़ के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को निकाल रहे हैं, आई थिंक इट वॉज नॉट रॉन्ग। ठीक है, देखो अब दैट इज द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की तरह। मतलब थर्मल में बड़े सिस्टम्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पे होते हैं, उसको हम छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में उस सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके लॉज देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं एंड ऑल पूरा। ठीक है, दैट इज़ द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक। चलो, अब आपके ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको बताऊं कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स आपके साथ होने वाला है ये कि हम स्टार्ट करेंगे रैंडम वॉक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का मेन टॉपिक, भाई क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है ना। देखो, अब चाहे हम स्टार्ट करते हैं रैंडम वॉक, फिर इसके बाद जाएंगे हम अपना फेवरेट स्टैटिस्टिक्स का मेन एग्जाम्पल्स एंड ऑल पे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, देखो अब एक चीज़ समझना, रैंडम वॉक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी लगती है ना पूरी रैंडम वॉक में, तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में क्या कर रहा है? ये तो प्रोबेबिलिटी में जाए, ये तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जाए, बट ये यहाँ पर है। भाई यहाँ पर है तो कोई तो रीज़न होगा इसके यहाँ पे होने का, है ना। कोई भी इंसान स्टैटिस्टिक्स शुरू करता है तो स्टार्टिंग रैंडम वॉक से ही करता है ना, समझ रहे हो। अब भाई तुम रैंडम वॉक से स्टार्ट क्यों कर रहे हो? ये तो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है ना, तो भाई प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। अब देखो मेरी बात समझो, अगर हम रैंडम वॉक से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, इट मीन्स रैंडम वॉक का कनेक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक से है। अब कनेक्शन क्या है वो समझो। देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में हम किसी भी पार्टिकल की स्टडी करते हैं रैंडमली इन द सेंस उनका एवरेज निकाल करके। अभी आपको मैंने बताया एक सिस्टम होगा, उसमें पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ वहाँ मूव कर रहे होंगे। अब हम उनका एक एवरेज वैल्यू निकाल करके, ठीक है, अब हम उनका एक एवरेज वैल्यू निकाल करके आगे उसकी स्टडी करेंगे। ठीक, रैंडम वॉक में भी तो सेम चीज़ होती है। कोई भी पार्टिकल या कोई भी पर्सन, अगर हम उस पार्टिकल को एज ए पर्सन भी अगर हम कंसीडर करते हैं, तो अब मान लो वो पर्सन यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वो रैंडम ही तो जा रहा है, वो कहीं भी जा रहा है। रैंडम वॉक मतलब वॉट, हम चल रहे हैं बट रैंडमली कहीं पे भी चल रहे हैं।
ऐसा कुछ है नहीं कि हम इधर जाएंगे, यहाँ हमारा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जब हमारा डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो दैट इज़ द थिंग कि हम इसको रैंडम वॉक में कंसीडर करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, देखो ठीक है, दैट्स वाई हम रैंडम वॉक की प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में कंसिडर करते हैं। अब रैंडम वॉक को हम दो पार्ट या 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे रैंडम वॉक इन 1D, रैंडम वॉक इन 2D और रैंडम वॉक इन 3D। रैंडम वॉक के बारे में एक छोटी सी अगर मैं डेफिनेशन दूँ, दैट इज़ द थिंग इन विच द पार्टिकल, जो पार्टिकल चल रहा है उसके पहले वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके आगे के जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, उनके पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं। दैट इज़ अ थिंग विच आई वॉन्ट टू से। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, जिससे ये बिल्कुल फेवरेट एग्जाम्पल है, मुझे तो सबका फेवरेट एग्जाम्पल मुझे लगता है। आपको जितने भी लोगों ने रैंडम वॉक पढ़ाई होगी एग्जाम्पल तो दिया ही होगा, वो ड्रंक पर्सन वाला, है ना। तो देखो, क्योंकि ड्रंक पर्सन का जो होता है, इंसान तो वैसे ही पी के चल रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, हेयर एंड देयर वो चला जा रहा है, तो उसको एक रैंडम वॉक में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके सारे स्टेप्स जो हैं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हैं, उसका उसके पहले वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको मेरी बात से इतना समझ में आ गया कि रैंडम वॉक क्या है, ठीक है। अब उसका स्टैटिस्टिक्स से क्या कनेक्शन है, हम उसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। आई होप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको समझ में आया होगा मेरी तरह समझाने में, ठीक है। अब देखो, अब इसके हम प्रॉब्लम्स को कैसे पकड़ते हैं, मेरी बात को ध्यान रखना। रैंडम वॉक की प्रॉब्लम जब भी करो, ठीक है, उसके एक एक वर्डिंग्स को पकड़ो, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है उसको एग्जैक्ट पकड़ो, ठीक। अगर आप ना इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी स्पीडली भागने की कोशिश मत करो, फटाफट क्वेश्चन देख लिया और निकल लिए ना, एकदम एग्जैक्ट एक एक वर्ड पकड़ो कि वहाँ पे वो क्या बोल रहा है और क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अब रैंडम वॉक की जब भी प्रॉब्लम आएगी, आपको जैसे वो एक स्टेप लेंथ दिया होगा, स्टेप लेंथ को हम L से डिफाइन कर लें, ठीक। अब स्टेप लेंथ इन द सेंस वो कितने स्टेप्स चला है उसको कहते हैं स्टेप लेंथ, ठीक। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दी होगी कि वो कितना इधर चला, वो कितना इधर चला, तो उसको आप कंसिडर कर लो, P कर लो, Q कर लो, आपकी मर्जी, A कर लो, B कर लो, हमारी मर्जी, कौन रोकने जा रहा है यार, कोई बम थोड़ी फट रहे है नहीं। तो उसको अब हम कंसिडर करके चलते हैं, एक साइड का P ले लेते हैं, एक साइड का Q ले लेते हैं, ठीक। अब देखो, प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूरे का सम 1 होना चाहिए, होता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक डाइस है, ठीक, अब उसको हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब सारे उस डाइस में 6 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके आने की, नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, सबकी मतलब 1/6, 1/6, 1/6। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या बना 6/6, दैट इज 1। इतना तो आप समझ रहे हो, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक। अगर हम उसको ऐड अप करें तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक। आप जब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, देन हम इतना कह सकते हैं कि उसके इधर जाने की प्रोबेबिलिटी और उसके इधर जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर हम मिलाएंगे, मतलब P और Q दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो इसका सम 1 होना चाहिए। भाई गलत तो नहीं कहा मैंने, हैं? देखो,
अब जो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा वो तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो समझो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक टाइप हम बता दें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n1 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट आउट ऑफ टोटल n स्टेप्स, मतलब टोटल वो n स्टेप्स चल रहा है, ठीक। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने n1 स्टेप्स राइट लिया है और n2 स्टेप उसने लेफ्ट लिया है। देन जो आपका फेवरेट है बायनॉमियल थ्योरम, मुझे लगता है कि पता होगा, सभी को पता होगा, है ना। अगर नहीं पता है देन फिर भी स्टेनो होल्ड देखो, जो बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो n स्टेप्स चल रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो n1 स्टेप्स राइट लेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दैट इज n(c)(n1) इंटू p के पावर n1 q की पावर n-n1। पल्ले नहीं पड़ा, आपको ना इस पेपर पे देखो, सी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर वो n1 स्टेप्स चल रहा है, ठीक है, टोटल हमारे पास स्टेप्स कितने हैं n, ठीक, वो चल कितना रहा है n1, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगी n क्या लिख रहे हैं हम, देखो n(n1), ठीक, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है n1, ठीक है। टोटल हमारे पास स्टेप्स कितने हैं n, c(n1) p के पावर n1 इंटू q की पावर n-n1। समझ रहे हो आप, ये n जो है वो आपके टोटल स्टेप्स है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। ये आपका टूवर्ड्स राइट, ठीक, ये प्रोबेबिलिटी आपकी होती है राइट जाने की, ये प्रोबेबिलिटी होती है आपकी लेफ़्ट जाने की। आई होप कि आप समझ रहे होगे चीज़ों को, क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। देखो, गॉट इट। और जो क्वेश्चन आता है वो एक और टाइप से पूछ सकता है, वो ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n2 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट आउट ऑफ टोटल n स्टेप्स, ठीक, उसमें भी हम यही सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ n2 स्टेप्स, ठीक, आउट ऑफ n1 स्टेप्स, देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, n c क्या क्या क्या, हाँ देखो, अच्छा एक चीज़ समझो मेरी, n1 स्टेप्स है प्लस n2 स्टेप्स है, ठीक है, ये टोटल स्टेप्स है हमारे, ठीक। अब ये टोटल हमारे पास जो स्टेप्स हैं इसको हम टोटल n कह सकते हैं, ठीक, n टोटल स्टेप्स हैं, n1 राइट को ले लो, n2 लेफ़्ट को ले लो, ठीक, इतना तो कहा जा सकता है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर n2 को हम n-n1 भी कह सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि n फैक्टोरियल, मैंने इस चीज़ को ओपन करा, ठीक, अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, n2 फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल, q की पावर n2 इंटू p की पावर n1, गलत तो नहीं है। देखो यहाँ से हम n2 को, देखो n-n1 है, n-n1 को हम n2 लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अगर देखो, अगर हम इस वाले फैक्टर को अगर हम ओपन करते हैं, देखो n(n1) है ना, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n1 माइनस n फैक्टोरियल कह सकते हैं, गलत तो नहीं होगा, है। अब देखो n-n1 फैक्टोरियल को तो भाई हमने n2 कहा,
है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। वही तो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स हम कह सकते हैं वो आता है टोटल एंड टोटल आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड। अब होते हैं आपके क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस तो करने हैं, ठीक। अब देखो, हम आपको ना एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं अपने हिसाब से। देखो, हमारे पास क्वेश्चन में एक क्या बोलूँ मैं, देखो कोई भी एक ड्रंक पर्सन है, ठीक है। अब वो प्रेजेंट में ऐसे इस एक्स लाइन पे चल रहा है, ठीक। वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, ठीक। अब इसकी स्टेप लेंथ दी है, मान लो 1 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसके दिए हैं, मान लो कुछ ज़्यादा ले, कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, रुको, ठीक। 1 लाख स्टेप्स इसने लिए हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टूवर्ड्स राइट है, इसका मतलब P हम कह सकते हैं 1/3। अब यार देखो, अगर टूवर्ड्स राइट दिया है 1/3 तो यहाँ से Q तो हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि P + Q होता है 1, ठीक है। देन अगर P दिया हुआ है तो तो Q को हम 1 - P कर सकते हैं, मतलब Q = 1 - 1/3 कर सकते हैं, दैट इज़ 2/3, ठीक। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग 1200 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट, मेरी बात समझना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग 1200 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट, ठीक। देन इसका मतलब सबसे पहले देखो, अपना फॉर्मूला डालो, जो अभी फॉर्मूला आपका है वो आप लिखो, ठीक है, दैट इज़ n1। अब हमको निकालना है टूवर्ड्स राइट, निकालना है ना, तो n1 लेके चले, ठीक। NC(n1) P n1 × Q n - n1, ठीक है, यही फॉर्मूला है अपना। अब देखो, WN × 1200 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखो टोटल स्टेप्स हमारे कितने हैं, 1 लाख, ठीक है। C n1, ठीक है, इंटू, अब यहाँ P की वैल्यू दैट इज़ 1/3 की पावर n1, मतलब 1200 माइनस 2/3 इसकी पावर n - n1, इसका मतलब ये आएगा 8, 9, ठीक है। आई होप गलत नहीं है ना यार, गलत ना है। इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपको इसका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पता है, रैंडम वॉक में पूरा का जो पूरा खेल होता है ना, वो पूरा का पूरा खेल आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अगर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से पकड़ लोगे ना, देन ट्रस्ट मी गाइस, प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम वॉक की प्रॉब्लम कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको ना आए। अब देखो, इन क्वेश्चंस के बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशंस, ठीक है, वेरिएंस, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें हम आपको कल के लेक्चर में बताएंगे।
मतलब कल की लेक्चर में हम कह सकते हैं कि हम आपका कल के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को बात ख़त्म करने के बाद आप इससे क्वेश्चंस को ट्राई अप करो। एंड अभी भी अगर आप ट्राई कर सकते तो आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आप उनको ट्राई करो, आप क्वेश्चंस को ट्राई करो और आपको जो नहीं आ रहा है आप उसको प्लेस करो, ग्रुप में प्लेस करो। हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, हम डेफिनेटली आपको बताएंगे क्या है कैसा है। बाकी कल हम आपको रैंडम वॉक का जितना भी पार्ट बचता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब कुछ हम आपका कल के कल कवर अप कर देंगे। देन इसके बाद फिर हम आपका एक स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इस टॉपिक के बाद फिर हम आपका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक। बस फिर चलते हैं, आज के लिए इतना बहुत सफिशेंट है। एंड होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, किस तरीके से। एंड अगर मेरी वॉइस की या फिर किसी चीज़ की इशू हो रही हो तो यार आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने अपना बेस्ट दिया है। एंड आप बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया, या आपको कैसा फील हुआ, या आप खुद कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। एंड मुझे लगता है ना, चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा खींच के मत बताओ, इतने इजी लैंग्वेज में आपको हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे एंड आगे भी बताएंगे कि आपको खुद ब खुद चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आप खुद कहोगे कि यार ये तो क्या ही है, मजदूरी हो रखी है इसमें, तो बस नॉर्मल चीज़ें और हमने इतना पहाड़ बना के रखा है ना। आप बताना मुझे आपको कैसा लगा, आपको ठीक लग रहा है, आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन हम और कोशिश करेंगे चीज़ों को इम्प्रूव करने की, ठीक। बट आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो यार मेरी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। टिल देन गाइस, फिर चलते हैं, आज चल इतना बहुत है। आप ट्राई आउट करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।